Morning students, welcome to my new video of life process. In this video I will discuss about the topic respiration, and in respiration I will discuss breathing mechanism because in last video we have discussed about the respiratory system. So in this video I will discuss about the breathing mechanism. Breathing mechanism includes two steps: inspiration and expiration. And in breathing, our rib cage is helpful in the respiration. Rib cage includes backbone, ribs, and chest bone. Chest bone is called sternum. Let's see diagram. This is the rib cage, and here is the backbone. Backbone is also called a vertebral column. In chest region or thoracic region, this is your chest or thorax you can call, and the cavity in which lungs is situated is called thoracic cavity. तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो थोरासिक रीजन में जो आपकी बैकबोन होती है या उसको वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं. वर्टेब्रल कॉलम जो होती है वो मतलब चेस्ट रीजन में 12 वर्टेब्रास की बनी होती है. तो ये जो इस जो आप ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है एलिवेटेड स्ट्रक्चर, तो ये वर्टेब्रा को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आपके थोरासिक रीजन में 12 वर्टेब्रा होती है. 1 2 3 4 टोटल 12 एलिवेटेड रीजन है, उठे हुए रीजन आपको दिख रहा है. ये वर्टेब्रा है. इस तरफ ये चेस्ट बोन है. चेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं. और चेस्ट बोन और बैक बोन से जुड़ी रिब्स होती है. रिब्स का, पसलियों का एक एंड जो है वो आपकी बैकबोन से जुड़ा होता है और दूसरा एंड आपकी चेस्ट बोन से जुड़ा होता है. चेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं. तो ब्रीदिंग में क्या होता है, जब आप इनहेल करते हैं तो होता क्या है वो आपको समझना है. और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज द डायफ्राम. डायफ्राम एक मस्कुलर सेप्टम होता है जो कि थोरैक्स को और एब्डोमेन को अलग करता है. ये थोरैक्स है और नीचे एब्डोमेन है. तो थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करने के लिए एक मस्कुलर सेप्टम होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं. तो नॉर्मली डायफ्राम डोम शेप होता है, लेकिन जब आप इनहेल करते हो या इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, तो इंस्पिरेशन करते समय क्या होता है, डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है. यहाँ पे देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है डायफ्राम की. लेकिन जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है. तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसकी पोजीशन दिखाई गई है कि यहाँ से मूव करके डायफ्राम नीचे आ जाता है, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. दूसरा स्टेप क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स. ये क्या होती है, दो एडजेसेंट रिब्स के बीच में क्रिस क्रॉस मसल्स होती है, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. दो निकटवर्ती जो रिब्स होती हैं उनके बीच में क्रिस क्रॉस मसल्स होती हैं, इनको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं. तो ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे. सिकुड़ने से क्या होगा कि जो रिब का दूसरा एंड है जो स्टर्नम को टच कर रहा है, वो रिब जो है स्टर्नम में स्लाइड करेगी. क्या लिखा हुआ है, रिब स्लाइड्स अपवर्ड ऑन स्टर्नम. स्टर्नम में स्लाइड करेगी. उसकी वजह से क्या होगा, स्टर्नम क्या होगा, स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. जैसे जब आप इनहेल करते हैं तो जब आप सांस भरेंगे अंदर की ओर, तो आपका जो चेस्ट बोन ऊपर उठती है, थोड़ा सा बाहर आती है. इससे भी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो इन कलेक्टिव इवेंट से क्या होगा कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर की हवा जो है वो अंदर भर जाती है. तो इस तरह से आपका इंस्पिरेशन पूरा होता है. अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कैसे हवा बाहर निकलती है. अब हमें देखना है कि एक्सपिरेशन में क्या होता है, जब सांस छोड़ते तो क्या होता है. तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप हो जाता है. जो नॉर्मल इसकी पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन को गेन कर लेता है. जैसे जब इंस्पिरेशन कर रहे थे तो फ्लैट हो गया था, उस डायग्राम में आपने देखा था. यहाँ पे फिर ऐसे नॉर्मल पोजीशन गेन कर लेता है, दैट इज डोम शेप. डायफ्राम डोम शेप हो जाता है. और रिब्स जो कि स्लाइड होकर स्टर्नम पे ऊपर गई थी वो फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं.
ये जब मसल ढीली पड़ेगी तो रिब्स नीचे आ जाएंगी, मतलब रिब्स स्लाइड होकर स्टर्नम स्लाइड होकर नीचे आएंगी फिसल कर। उससे क्या होगा, स्टर्नम फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टर्नम मूव्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब थोड़ा पीछे आएगा थोड़ा नीचे आ जाएगा। और इन सब प्रोसेस को मिलाकर क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, यानी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो हवा आपने भर रखी थी वो बाहर निकल जाएगी। तो इसको एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज लंग्स में कैसे होता है। अब हमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म का जो नोट डाउन करना है उसको आप देख लें, क्या नोट करना है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। डायग्राम में आपको बताया जा चुका क्या है इंटरकोस्टल मसल्स। एंड रिब्स स्लाइड्स ऑन द स्टर्नम अपवर्ड, एंड रिब्स जो है स्टर्नम पर ऊपर की ओर स्लाइड करती हैं। एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, स्टर्नम ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट इसके फलस्वरूप क्या होगा, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर इन द लंग्स, और एटमॉस्फेयर से हवा अंदर चली जाती है। आपको एक्सपिरेशन में देखना क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ऑल द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग गेट देयर नॉर्मल पोजीशन। जितनी भी स्ट्रक्चर ब्रीदिंग में इन्वॉल्व थी, मतलब आपका डायफ्राम हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, रिब्स हो गए, स्टर्नम हो गया, ये सारी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। एंड एयर फ्रॉम लंग्स गोज इनटू एटमॉस्फेयर, और लंग्स से हवा जो है बाहर चली जाती है। और देखिए रिब्स का रोल इस बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सारी स्ट्रक्चर ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, जो भी है वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको कभी एहसास होता, कभी आपको रिब्स में चोट लग जाती है तो आपको ब्रीदिंग में ट्रबल होता है, सीने में चोट लग जाए तो ब्रीदिंग में ट्रबल होता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर ब्रीदिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि लंग्स में गैसों की अदला बदली कैसे होती है। तो जैसे आपको पता है कि ये ब्रोंकियोल आपको दिख रही है, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल होती है, उसके एंड पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको एल्वेओलस बोलते हैं। और ब्रोंकियोल वो पाथवे है जहां से ऑक्सीजन अंदर एटमॉस्फेयर से आती है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ये अंदर आ रही है। ब्रोंकियोल मतलब सबसे पहले आपका नॉस्ट्रिल, इसके बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल तक से होते हुए एल्वेओलस पहुंचती है। अब जब एल्वेओलस में ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। अब आपको पहले बताया गया था कि एल्वेओलस की वॉल 1 सेल थिक स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, और एल्वेओलस के चारों ओर कैपिलरी नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये कैपिलरीज है जो चारों ओर से इसको सराउंड करती है। अब कैपिलरी आई कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है, यहाँ पे लेवल है पल्मोनरी आर्टरी। जैसे आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन वो आर्टरी जो लंग्स को सप्लाई करती है ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 मिक्स ब्लड लाती है, टिश्यू से लाती है। हालांकि पल्मोनरी आर्टरी तो आती है हार्ट से आती है, ठीक है, लेकिन हार्ट से इम्प्योर ब्लड पंप होता है। लेकिन जो आर्टरी हार्ट से आती है दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, और आर्टरी जब यहाँ पे लंग्स में एंटर करती है तो उसका डिवीजन होता है। तो आर्टरी के डिवीजन से बहुत फाइन ट्यूब बनती है, उसको कैपिलरी बोलते हैं। तो नॉर्मली आर्टरी पूरी बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ब्लड, लेकिन लंग्स को इम्प्योर सप्लाई करती है। किसी बॉडी पार्ट में आर्टरी जब एंटर करेगी तो उसका डिवीजन होगा, उसके डिवीजन से कैपिलरी बन जाती है, फाइन ट्यूब बनती है, उनको कैपिलरी बोलते हैं। अब ये कैपिलरी एल्वेओलस के चारों साउंड हो जाती है। अब आपको पता है कि जब टिश्यू से हार्ट में पहुंचा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, और हार्ट से पहुंचेगा लंग से पहुंचेगा एक्सचेंज के लिए। अब आर्टरी में आपको, पल्मोनरी आर्टरी में आपको पता है कि इम्प्योर ब्लड भरा हुआ है। अब आर्टरी में जब ब्लड आया है तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये CO2 लेकर आ रहा है। अब CO2
तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक पहला ट्रांसपोर्ट है जो कि 5 to 7% है टोटल CO2 ट्रांसपोर्ट का, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है। 5 to 7% ऑफ CO2 ऑफ टोटल CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट। अब बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन, इसकी बात हो रही है, आरबीसी में रेड पिगमेंट होता है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 20 से 25% CO2, टोटल CO2 का 20 से 25%, यानी 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो गया। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, और वो CO2 से बाइंड अप होता है। तो 20 से 25% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन प्लस CO2, इसको बोलते हैं HbCO2 बोलते हैं, और HbCO2 को बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मतलब ये जो HbCO2 दैट इज द कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, मतलब 20 से 25% CO2 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जैसे कैपिलरी में एंटर करा तो कैपिलरी एल्वेलस के चारों ओर है, तो आप देख रहे हो ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक आपको पहले बताया कि 5 to 7% CO2 is transported in the dissolved state in the plasma, and 20 to 25% CO2 is transported in combination with the hemoglobin, that is the carb amino hemoglobin, और जो रिमेनिंग 70 to 75% CO2 की बात हो रही है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ये बाइकार्बोनेट HCO3 बोलते हैं, या जब ये इसका मतलब आप ये भी कहते हैं कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में या बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। किसी भी मेथड से CO2 आए, चाहे आरबीसी हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो गया है, चाहे प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया है, और चाहे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 आ रही है, तो वो कैपिलरीज लंग एल्वेलस के चारों जो कैपिलरी है उसी में मतलब ट्रैवल करती रहती है। अब चूंकि कैपिलरी में CO2 की अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एल्वेलस, तो CO2 डिफ्यूज हो जाएगी ज़्यादा से कम की ओर, मतलब ब्लड से यानी कैपिलरी से एल्वेलस में चली जाएगी। अब जब मतलब CO2 चली गई, यहाँ पे देते हैं HCO3 से CO2 अलग हो गई, या फिर ये HbCO2 जिसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, मतलब यहाँ से CO2 अलग होगी। तो जब ये इसको देखते हैं तो HbCO2 जो आई है, CO2 चला गया तो Hb खाली हो गया। अब ये जो Hb खाली हुआ इसने, अब आपको पहले बताया गया कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ रहा है, एल्वेलस में आ रहा है, एल्वेलस में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन एल्वेलस से फिर इसमें कैपिलरी में आ जाती है, और जो है कैपिलरी में आकर जो है ये Hb से कंबाइन होती है। तो Hb और O2 का जो रिलेशन होता है, Hb-O2 के रिलेशन को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है मोस्टली मतलब Hb के साथ ट्रांसपोर्ट, मतलब Hb के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इस रिलेशन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो इसमें जब ऑक्सीजन एल्वेलस से कैपिलरी में आती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है यानी कि प्योर ब्लड जो है ये मतलब कैपिलरी के रियूनियन से, यहाँ कैपिलरी ये कैपिलरी दोनों यूनाइट हुई तो ये पल्मोनरी वेन बन गई, और इसके थ्रू ये वापस हार्ट में चला जाएगा और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट में पंप हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि गैसों की अदला बदली होती है, और इस पूरे डायग्राम में आपको गैसों एक्सचेंज लंग्स में कैसे होता है वो दिखाया गया है। अब हमें देखना है कि गैसों की अदला बदली टिश्यूज में कैसे होती है। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स का जो नोट करना है आपको वो देख लेते हैं। जो भी समझाया गया था उसी को नोट करना है आपको। ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर इन द लंग्स एल्वेलाई, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स एल्वेलाई में एंटर करती है, और सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, मतलब एल्वेलाई में ब्लड कैपिलरी की सप्लाई होती है, और सप्लाई कहाँ से आती है? पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग से कैपिलरी बनती है, वही एल्वेलस को चारों ओर से घेरती है। इन एल्वेलस O2 कंसंट्रेशन इज हाई,
एल्वेलस में O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, आपको डायग्राम में दिखाया गया था. एज अ रिजल्ट O2 डिफ्यूजेस इन द ब्लड कैपिलरीज, उसकी वजह से एल्वेलस से O2 डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरी में चली जाती है. एंड कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है. किसके हीमोग्लोबिन से? आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइन करती है टू फॉर्म HbO2. HbO2 को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब मोस्टली ऑक्सीजन जो होती है, या आप कह सकते हैं 100% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ही ट्रांसपोर्ट होता है. इन द सेम टाइम, और उसी समय CO2 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कैपिलरी ब्लड. एल्वेलस के चारों जो कैपिलरी है वहां पर CO2 प्रेजेंट है. ब्लड अराउंड द एल्वेलस इन फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब CO2 एल्वेलस कैपिलरी ब्लड में 3 तरह के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है. या आप कह सकते हो CO2 3 टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है. देखिए, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ये डायग्राम में आपको समझाया जा चुका है. 5 to 7% CO2 is dissolved state in plasma, is in dissolved state in plasma. 70 to 75% CO2 is as bicarbonate ion, मतलब 70 से 72% CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. और 20 से 25% CO2 जो है वो HbCO2 यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. आफ्टर मिक्सिंग ऑफ O2 इन द कैपिलरी ब्लड, मतलब जब एल्वेओलस से ऑक्सीजन जो है कैपिलरी ब्लड में आता है, इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, मतलब ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब प्योर हो जाता है. एंड दिस ब्लड इज सेंट टू हार्ट, और ये ब्लड हार्ट में चला जाता है बाय पल्मोनरी वेन. वो डायग्राम में आपको दिखाया नहीं गया था. एंड फ्रॉम हार्ट इट इज पम्प्ड टू द बॉडी पार्ट, और हार्ट से वो बॉडी पार्ट में मतलब सप्लाई हो जाता है. अब हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी टिश्यू के बारे में समझना है कि जैसे आपने लंग्स में गैसेस एक्सचेंज समझ लिया, तो टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज होता है. जैसे अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है लंग्स से बॉडी में सप्लाई हो रही थी, और मतलब प्योर ब्लड लंग्स से बॉडी में जा रहा था, तो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जब हार्ट बॉडी पार्ट को ब्लड पंप करता है तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज. तो जैसे अगर लीवर को सप्लाई कर रही है कोई आर्टरी, तो उसे हेपेटिक आर्टरी बोलेंगे. हेपेटिक वर्ड का मतलब लीवर होता है. एज अ किडनी को प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है तो उसे रीनल आर्टरी बोलेंगे. तो फिर हम लीवर का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं इसको. यहाँ पे 4 सेल आपको दिखाई गई है, मतलब ये लीवर टिश्यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अब आर्टरी प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है, तो प्योर ब्लड किस फॉर्म, ब्लड प्योर क्यों है? HbO2 यहाँ पे ऑक्सीजन Hb के साथ कंबाइन होकर आया है. अब जैसे ही लीवर में हेपेटिक आर्टरी एंटर करी तो इसका डिवीजन हुआ और कैपिलरी बन गई. जो लीवर टिश्यू है उसके चारों ओर या उसके अंदर पूरा सप्लाई हो गया इन कैपिलरीज का. तो आप देख रहे हो कि जैसे ही कैपिलरी जो है टिश्यू के चारों ओर पहुंची, तो यहाँ पर HbO2 मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि आर्टरी प्योर ब्लड लेकर आ रही है, और सेल्स में लगातार जो है ऑक्सीजन लगातार ग्लूकोज टूट रही होती है, तो CO2 बन रहा होता है. तो बॉडी टिश्यूज की जो सेल्स होती है उसमें CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो आर्टरी प्योर ब्लड लेकर आई है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो आप देख रहे हो कि HbO2 जो कंबाइंड फॉर्म में है, ऑक्सीजन इससे Hb से अलग होके सेल्स में चला गया, और CO2 जो सेल में जाता है वो डिफ्यूज होके इस ब्लड कैपिलरी में आ गई. तो आप देख रहे हैं जैसे O2 यहाँ से डिसोसिएट हुआ, ये अलग हुआ, तो चला गया सेल में, और Hb खाली हुआ. यही Hb इस CO2 से कंबाइन होकर बना लिया HbCO2. HbCO2 मतलब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. अब ये HbCO2 फिर वापस आपको पता है कि कैपिलरी जब यूनाइट होती है तो वेन बनाती है, मतलब आर्टरी की ब्रांचिंग से कैपिलरी, और कैपिलरी के रीयूनियन से वेन बनता है. अब जब लीवर से जो वेसल निकलेगी दैट विल बी द हेपेटिक वेन, और ये हेपेटिक वेन जाके आगे मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें खुलेगी. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में आपको मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है उसमें बताया जाएगा. इस तरह से गैसों की अदला बदली या गैसों का एक्सचेंज टिश्यूज में होता है. और जो है
एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी टिश्यू का डिस्क्रिप्शन देख लें, जो नोट डाउन करना है आपको। इन द टिश्यू आर्टरी गिव्स ऑफ कैपिलरी, मतलब टिश्यू में जाकर कोई भी आर्टरी है वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी। फ्रॉम कैपिलरी ब्लड O2 फ्रॉम HbO2 सेपरेट्स एंड डिफ्यूजेस इन द सेल्स ऑफ टिश्यू, मतलब कैपिलरी में जो HbO2 आया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर आया हुआ है, वो उनका सेपरेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और वो ऑक्सीजन चला जाता है सेल्स में एंड डिफ्यूज इन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, मतलब बॉडी के टिश्यू चला जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी से बॉडी सेल्स में चला जाता है। इसके बाद इन द सेल्स ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू की सेल्स है वहाँ पर CO2 के अमाउंट ज़्यादा है। हाई अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि सेल में लगातार ग्लूकोज टूटती रहती है और CO2 प्रोड्यूस होता रहता है, इसलिए सेल्स में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नाउ CO2 इज डिफ्यूज्ड इन द ब्लड, अब वही CO2 जो सेल में जाता है वो कैपिलरी ब्लड है उसमें डिफ्यूज हो गया। ब्लड वेयर CO2 इधर कंबाइंड विद द Hb, या तो वो CO2 जो कैपिलरी ब्लड में गई है वो या तो Hb से कंबाइन हो जाएगा या फिर जो है क्या नाम बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, और या फिर प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इस तरह से वो सीधे जाके लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स से डिफ्यूज होकर बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है। अब हमें देखिए ये वीडियो आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन का टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।